नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज मैं और साक्षी आप पहुंचे हैं बायोडायवर्सिटी पार्क। यहीं से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आपको दिखाएंगे। तो सुबह 9 बजे तक हर एक मॉर्निंग की खबर डिटेल के साथ में, अपडेट्स के साथ में आपके सामने रखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और अब बात करते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां पर टीएमसी सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बीते दिन ममता बनर्जी भी धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई। दरअसल जो लिस्ट जारी की गई है एसआईआर के बाद में, उसके बाद में ममता बनर्जी धरना दे रही हैं। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सीईसी पर अब विवादित बोले हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार सीईसी नहीं होते तो उनकी उंगली काट देता। तो ममता बनर्जी के दिन अब लद गए हैं, ये मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है। कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कैसे घेरा, आपको सुनवाते हैं। তুমি কাকে কথা বলছো? তুমি যদি চিফ ইলেকশন কমিশনার না হতে না, আঙুলটা তোমার কেটে বাদ দিয়ে আসতাম। কার দিকে আঙুল তুলে কথা বলছো তুমি? কার চোখে চোখ রেখে কথা বলছো তুমি? কার চোখে লাল চোখ দেখে কথা বলছো তুমি? তুমি তো 3 বছর থাকবে, তারপর যে কোথায় হারিয়ে যাবে তা তো কেউ জানে না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন বেঁচে থাকবে, হয় মুখ্যমন্ত্রী না হলে প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকবে, তার কোনো শেষ নেই। चुनाव आयोग के कमिश्नर की उंगली काटने की बात कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है और मैं आपको विश्वास से बताऊं कि इनके दिन पूरे हो गए हैं। अब ऐसा चलेगा नहीं ममता दीदी, एटा चलबे ना। आपको पश्चिम बंगाल की जनता कुर्सी से हटा के किनारे करेगी और अब पश्चिम बंगाल में सबका साथ सबका विकास की सरकार होगी, भाजपा की सरकार होगी। एक तरफ कल्याण बनर्जी इस तरीके से बयान देते हुए नजर आए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर की जो सूची जारी की गई है फाइनल लिस्ट, उसके खिलाफ में धरने प्रदर्शन पे लगातार बैठी हुई हैं और आज भी ये जारी रहने वाला है। तो आज 10 बजे से फिर से धरने पर बैठ रही हैं ममता बनर्जी। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ममता बनर्जी के इस धरने को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में 60 लाख वोटर्स के जो नाम काटे गए हैं, एसआईआर की फाइनल सूची जो सामने आई है उसके बाद में खुलासा हुआ है और उसी के विरोध में ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही है। जो भी वो जिसको मन करेगा उसकी सरकार चुनेगी, लेकिन इलीगल वोटर्स ना रहे इसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। अब मुझे बहुत आश्चर्य है कि ममता दीदी इलीगल वोटिंग क्यों कराना चाहती हैं। जब भी एसआईआर होता है तो उसका समय दिया जाता है कि चलो ये 1 महीना 2 महीना तक आप बता दो किसका कटा, अगर गलत कट गया तो जुड़ जाएगा और जिसका कट चुका हो उसका वापस बन जाएगा। तो ये मैं पश्चिम बंगाल की जो स्थिति देख रहा हूँ, मैं भारत के एक नागरिक के नाते আমার বাড়ি আছে এখানে, আমি অনেক পুরানো जी नागरिक आছি এখানতে। हमारे सॉल्ट लेक में हमारा घर है, हम यहाँ सर्विस करते थे, चाकरी করছিলাম। उसके बाद मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ममता दीदी जैसा नेता वो इलीगल वोटरों की तरफदारी कर रहा है, वो घुसपैठियों की तरफदारी कर रहा है। ये ठीक नहीं है दीदी, एटा चलबे ना। यौन शोषण के आरोपों में घिरे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी है और ऐसे में वो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो यात्रा है 11 मार्च को लखनऊ में पहुंचने वाली है। इस यात्रा का मकसद है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाना। ऐसे में क्या कुछ इस यात्रा में होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ में इस दौरान शंकराचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने के सबूत भी मांगने वाले हैं। आपको डिटेल्स दिखाते हैं। यूपी में एक नए धर्म युद्ध का ऐलान हो चुका है। इस धर्म युद्ध में जहां एक तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, तो दूसरी तरफ हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कल वाराणसी में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शंकराचार्य घाट पर संतों और सहयोगियों के साथ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा का संकल्प लिया।
शंकराचार्य आज सुबह अपने आश्रम विद्या मठ से निकलेंगे। इसके बाद काशी के चिंतामणि और संकट मोचन मंदिर से होते हुए लखनऊ के लिए उनकी यात्रा रवाना हो जाएगी। ऐसा है कि ये धर्म युद्ध का शंखनाद करने के लिए हमारी यात्रा हो रही है। हम लोग तो वैसे धर्म क्षेत्र काशी में हैं, लेकिन चूंकि राजधानी लखनऊ में है तो वहाँ की सरकार से आकांक्षा है, तो इसलिए वहाँ जाकर के शंख बजाना उचित समझ करके हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ये यात्रा यूपी के अलग अलग जिलों से गुजरते हुए 11 मार्च को लखनऊ के काशी राम स्मृति स्थल पहुंचेगी। यहां अविमुक्तेश्वरानंद साधु संतों के साथ धरना देंगे और सीएम योगी से उनके हिंदू होने का सबूत मांगेंगे। फिलहाल 24 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। वो मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, जनता ने उनको हिंदू नहीं बनाया है, जनता ने उनको महंत नहीं बनाया है। हिंदू और महंत तो वो तब बनेंगे जब तदनुरूप आचरण करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ माता को राज्य माता घोषित करने और बीफ का निर्यात बंद करने को लेकर योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद खत्म होने जा रही है। इसी को लेकर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का लखनऊ कूच का धर्म युद्ध का प्लान है। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यूपी में गौ माता को कोई खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। गौरक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है, गौ माता को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं, गौ माता के अंदर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उस विषय पे कोई सवाल का मतलब। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी से उनके हिंदू होने के सबूत मांगने वाले मुद्दे को राजनीतिक बताया। हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये सब चीजें मैं पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फिलहाल लखनऊ का काशीराम पार्क बुक करा लिया गया है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है। फिलहाल पूरी लड़ाई अब योगी आदित्यनाथ वर्सेस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका असर भी पड़ सकता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच में शब्दों को लेकर तनातनी लगातार जारी थी। इस बीच जब बाबा बागेश्वर वाराणसी में पहुंचते हैं तो अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कुछ भी बयान देते हुए नहीं नजर आए। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब पत्रकारों से वार्ता की तो उस दौरान वो हर विवाद से दूर दिखे। उनकी तरफ से बड़ा ही सीधा जवाब दिया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। काशी में आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसी बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी वाराणसी पहुंचे, जहां पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच बयानों को लेकर बेशक तनातनी चल रही थी, लेकिन वाराणसी पहुंचे बाबा बागेश्वर ने शंकराचार्य पर कुछ भी नहीं कहा और हमेशा की तरह उन्होंने सधा हुआ जवाब दिया। हम संतों पर कभी भी कोई भी टिप्पणियां किसी भी संत पर करते नहीं, हमारे विषय से बाहर है। हम महापुरुषों पर टिप्पणियां करने की हमारी निजी कोई सामर्थ्य। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के ऊपर 10 अप्रैल तक बने रहने वाले हैं, ये जानकारी मिली है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि निशांत अब जेडीयू में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे कल, ये भी जानकारी मिल रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के लिए नामांकन भरने के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। जैसे ही ये चर्चा सार्वजनिक हुई, जेडीयू के अंदर भी विरोध के स्वर खुलकर सामने आने लगे और इसी को लेकर शुक्रवार को सीएम नीतीश ने विधानमंडल की बैठक बुलाई और विधायकों को आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो विधायकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। सूत्रों की माने तो नीतीश ने कहा कि 10 अप्रैल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद सरकार का गठन होगा, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। दिल्ली जाने के बाद भी नीतीश कुमार का बेस पटना ही रहेगा। इस बीच बैठक में नीतीश ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाने की बात कही तो सभी ने हाथ उठाकर इसका स्वागत किया, जिसके बाद निशांत कुमार 8 मार्च को दोपहर 3 बजे पटना में जेडीयू की सदस्यता लेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने कहा कि विधायक ने मांग किया कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया
और निशांत कुमार कल जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर नीतीश और उनकी पार्टी को हाईजैक करने का आरोप लगाया। जो ट्रंप ने मडूरो के साथ किया, यहां मोदी जी ने नीतीश कुमार के साथ किया है। ये तो कू हो गया ना, तख्ता पलट हो गया है, और ये तो होना ही था। तो जनता का जनादेश जो है ये विश्वासघात हुआ है। बिहार की जनता के साथ ये विश्वासघात है। आरजेडी भी नीतीश के कदम से तिलमिला गई है और पीएम मोदी पर नीतीश कुमार को निपटाने का आरोप लगा रही है और पूछ रही है कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी। जो बात लगातार नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, वो सच साबित हुआ। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी। बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन यह भी सच है कि राज्यसभा नामांकन के बाद अब नीतीश का फैसला बदलना असंभव सा है। इस बीच नीतीश ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बिहार की जनता को यह भरोसा दिया है कि वो हर पल उनके साथ रहेंगे। नीतीश ने लिखा कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। फिलहाल बढ़ते राजनीतिक तनाव को देखते हुए प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी है। सीएम हाउस के दोनों मुख्य गेटों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं आसपास के इलाकों में भी पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह धर्मनगरी जा रहे हैं और वहां से वो बिगुल फूंकने वाले हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जो हरिद्वार का दौरा है, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह का जो हरिद्वार का दौरा है, इस बीच क्या ये 2027 में होने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाला है? इसको लेकर लगातार अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां होने वाली हैं और साथ में इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं। देहरादून से होते हुए वो करीब 12 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। यहां पर वो उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान में आयोजित किया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि शाह को सुनने के लिए कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 2 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और 3 बजे विकास योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी अगले 7 दिन यानी 14 मार्च तक चलेगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत 5 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रमाण पत्र मिलने वाले ये लोग आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसके साथ ही शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे, जिसमें वो 2027 की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। दौरे के दौरान अमित शाह राज्य सरकार के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। पुलिस और प्रशासन ने इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने खुद सीएम पुष्कर धामी हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरिद्वार में लोग राज्य के अलग अलग कोने से बड़ी संख्या में आएंगे। अब ईरान के ऊपर जो जंग छेड़ी गई है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से छेड़ी गई है, लेकिन जो उसकी सियासी तपिश है वो भारत में भी महसूस की जा रही है। दरअसल जब से अमेरिका ने ईरान के जहाज पर हमला किया और उसे डुबो दिया, उसके बाद से ही विपक्ष सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है और कई सवाल उठा रहा है। क्या है वो सवाल, आप देखिए इस रिपोर्ट। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो हर राष्ट्रीय मामलों में अपने चुटीले भाषणों से मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। ईरानी जहाज तो अमेरिका ने गिराया, लेकिन AIMIM चीफ ने सवाल पीएम मोदी पर खड़े कर दिए। अगर वो चीन की कश्ती इतनी करीब आ जाती तो तुम क्या करते बताओ? वो चीन की कश्ती अगर हमारे मुल्क के करीब आ जाती, ये पागल बोलते नहीं हमारे इंडियन वाटर में नहीं थी, अरे पागल
पानी का बॉर्डर नहीं, कितना करीब आ गया दुश्मन वो देखो। भारत के वजीर आजम की जिम्मेदारी है, दस्तूरी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताए देश को कि क्या हुआ ये। ओवैसी ने आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार से अमेरिकी जहाज के करीब पहुंचने पर भी सवाल पूछ लिए और पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। हम अमेरिका से क्वाड में हैं, क्या अमेरिका को आपने बताया था? कॉमसा जेसीओ सब एग्रीमेंट साइन किया आपने? कैसे अमेरिका आकर इतने करीब हमारे मुल्क से यहां पर आकर, जिसको हमने दावत दी थी, जिस पर कोई हथियार नहीं थे, वहां पर उन्होंने उस कश्ती के परचखे उड़ा दिए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताना यही चाह रहा हूं कि अगर इसी तरह से माहौल चलता रहेगा, ये हुकूमत अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपने चेहरे को जमीन के अंदर छुपा लेगी, तो फिर याद रखिए नुकसान आपको होगा। राजनीति के बैरिस्टर बाबू यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सरकार को चीन के खतरे से भी आगाह किया। चाइना जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? उसको आप क्या पैगाम दे रहे हैं बताओ आप? आपने अमेरिका को बताया कौन? अच्छा, हैरत की बात यह है कि अमेरिका भी आ रहा था विशाखापट्टनम, बोला हम नहीं आते, और जैसा ही ये विशाखापट्टनम से निकलकर बहरे हिंद में गए, वहां पर इनको टॉर्पीडो से मार दिए। ओवैसी ने मंच से सरकार से इस मुद्दे पर निंदा करने की मांग की और कहा कि सरकार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरी घटना की जानकारी दे, ताकि देश को पूरा मामला पता लग सके, क्योंकि ये देश की संप्रभुता का मामला है। और अब बात रूस के तेल की करते हैं। जब से ऐलान हुआ है रूस से तेल को खरीदने को लेकर, विवाद इस पर गहराता जा रहा है। दरअसल अमेरिका की तरफ से रशिया से तेल खरीदने को लेकर 30 दिन का वेवर भारत को दे दिया गया और उसके बाद से ही रशियन कंपनीज के साथ में जो डील है वो भी हो गई है और तेल खरीदने की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस सब के बीच विपक्ष कैसे सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको दिखाते हैं। AIMIM चीफ ने ईरानी जहाज के मुद्दे की तरह रूस से तेल खरीदने के मामले में भी मोदी सरकार पर अमेरिका से ब्लैकमेल होने का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं, राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप एक महीने के लिए तेल खरीद सकते हैं। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? एक महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों कि एक मिनिस्टर कह रहा है एक महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि एक महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको नहीं बोल सकते। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तेल के मामले में केंद्र सरकार को घेरा और चीन अमेरिका से सतर्क रहने की हिदायत भी दे दी। The story for the rest of the world is you guys are fighting, but we are also going to pay the price. And how is India going to pay the price? Directly because of our energy reliance on the Middle East. Huge part of our oil comes from the Middle East. That is going to get very expensive. That is going to get disrupted. Prices in India are going to rise. Fuel in India is going to become more expensive. Economic growth in India is going to slow down. And so we have to be very careful about what we do. इस बीच तेल को लेकर भारत सरकार ने फिर रुख साफ किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी सोर्स है। कच्चे तेल, तेल उत्पादों और एलपीजी के मामले में हमारी स्थिति काफी अच्छी है। हमारे पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। हम 2022 से रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। हम घरेलू खपत को पूरा करने के लिए अपने पेट्रोकेमिकल का उपयोग करेंगे।
विपक्ष को तो आपने सुन लिया। इस सबके बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे विपक्ष के ऊपर पलटवार करके अपनी बात रखी, आपको वो भी सुनवा देते हैं। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी।